मार्केट्स के महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है और आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं पुनीता कुमार सिन्हा और वो यूएस से हैं। और पुनीता, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मतलब मैं थैंक यू। आपकी कैसे तारीफ़ करूं। मतलब हमें जब भी ऐसा लगता है ना, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी टीम में बता भी रहा था कि हमें जब भी ऐसा लगता है कि थोड़ी भी कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा मार्केट में क्या करना नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो। खैर मैं तो आपको अपना मेंटर भी मानता हूं कि पुनीता कुमार सिन्हा को फ़ोन करो आप। वो अच्छे से गाइड कर पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल रैशनल बोलते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल बोलते हैं और बहुत अच्छे से समझाती भी हैं। तो आप पुनीता कुमार को फ़ोन करो आप। और क्योंकि आज कल तो खैर वुमेंस डे मनाया जाएगा, उससे पहले क्योंकि कल बाज़ार की छुट्टी होगी, तो मैं थोड़ा पहले ही, अमूमन मेरे को आती नहीं है शायरी जी पुनीता मैम, इसलिए मेरे को थोड़ा माफ़ करना, लेकिन दो लाइनें मेरे को कहीं से मिली हैं तो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो मैं बोलूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, तो उसमें ये है कि माँ के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार, नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती है जीवन की नैया पार। तो ये एक लाइन मैं आपके सामने बोलना चाहता था। वाह मेरे को वाह। ज़्यादा शायरी आती नहीं, लेकिन किसी वजह से किसी ने मेरे को भेजी, मेरे को लगा कि पुनीता मैम के सामने बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा, बहुत वेरी शुक्रिया, गुड। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वुमेंस डे मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक एंड यू। बाकी अच्छा सारे पुनीता मैम, विमेन मार्केट्स पे लौट आते हैं ऑडियंस को भी आप। हैप्पी वुमेन्स डे। जी थैंक यू वेरी मच। पुनीता मैम, आप उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। आप उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने ये कहा कि हाँ, टैरिफ वाला मामला थोड़ा बड़ा होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत पर भी रेसिप्रोकल टैक्स की बात आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था वो कर रहे हैं। और उनके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूएस जो है वो अपने लिए खड़ा रहे और सब सारे कंट्रीज का डिफेंडर नहीं बन के रहे। तो इसलिए वो ये स्ट्रैटेजी अभी फॉलो कर रहे हैं। और अभी तो वो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, पर अगर जैसे कि मार्केट्स का रिएक्शन इतना नेगेटिव रहा है, यूएस में भी मार्केट्स काफी नेगेटिव चल रही हैं। रिएक्शन इकोनॉमी पे भी अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई लग रही है। इंटरेस्ट रेट कट्स की बात फिर से चालू हो चुकी है और इन्फ्लेशन की भी काफी कंसर्निंग सिग्नल्स बन रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके वो थोड़ा सा सॉफ्टर स्टैंड ले और जो कुछ टैरिफ्स लगाए हैं उस पे कुछ नेगोशिएशंस हो और आगे जाके थोड़े कम हो जाए, मॉडिफिकेशंस हो जाए। पर अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो उनका है वो काफी टफ है और वो मार्केट्स पसंद नहीं कर रही। वो इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को वो बना रहे हैं, एक नई दिशा पे ले जा रहे हैं जो कि 40 साल से एक ओपन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, ओपन इकोनॉमीज थी, ट्रेड काफी ग्लोबल ट्रेड काफी पिकअप कर रही थी। अब वो एकदम सडन जर्क आ गया है उस पे और नेगेटिव रिएक्शन। तो इससे मुझे लगता है अनसर्टेनिटी बनी रही। बिल्कुल। पुनीता मैम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन मेरी तरफ से भी हैप्पी वुमेंस डे टू यू। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी मोटिवेट करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। मानसी दिस साइड, हैप्पी वुमेंस डे टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर आपने आपका आउटलुक ज़रूर हमें समझाया, लेकिन साथ साथ अब डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार की भी अगर बात करें, आपको क्या लगता है कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन इस वक्त आकर्षक नज़र आ रहे हैं? सेंटिमेंट्स और ट्रिगर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो कि अगले हैं, जो पैन आउट करेंगे मार्केट की दशा दिशा को? और इस वक्त क्या ये कह सकते हैं कि करेक्शन थमने की कगार पर है या चिंता अब भी बरकरार रहेगी? पहली बात तो है कि चिंता बरकरार रहेगी और चिंता क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आ रहे हैं, तो उससे इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। और इंडिया पे इम्पैक्ट होने से इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा।
और स्टॉक मार्केट क्योंकि हमारी काफी बेहतरीन रही है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं लास्ट ईयर, उसके पहले भी। तो अभी वैल्यूएशंस तो थोड़ी हालांकि अभी वैल्यूएशंस इतनी कंसर्निंग नहीं रही। अब पहली बार जो मल्टीपल्स है वो फिर एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेजेस तक पहुंच गए हैं। पहले तो काफी प्रीमियम पे इंडियन मार्केट चल रही थी, अब प्रीमियम चला गया है। तो इतना वैल्यूएशन का खतरा नहीं है, पर खतरा है ग्लोबल इकोनॉमी का, और उस पे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की कंपनीज की अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड है, जो कि ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा असिमिलेटेड है, जो इंडिया की अपने कंजम्पशन पर डिपेंड करते हैं, वो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर बैंक्स ये जो है रिलेटिवली इतना इनमें गिरावट नहीं आ रही जितना कि जो हाई फ्लाइंग मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स थे, जो ग्लोबल सेक्टर्स थे, उधर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और जो इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज हैं उन पे कम इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन डोमेस्टिक फोकस कंपनीज पर टैरिफ का इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आएगा। पुनीता मैम, अशेषा बात कर रही हूँ, और पिछले टाइम जब हमने आपसे चर्चा की थी, दो सेक्टर्स पर आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव था। एक है फाइनेंशियल सेक्टर जहाँ पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, और दूसरा है कंजम्पशन सेक्टर जिसका ग्लोबल टैरिफ वॉर से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। इन दोनों सेक्टर्स जो दोनों ही डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, क्या राय होगी, और क्या अभी भी आपका नजरिया इन दोनों सेक्टर्स पर बुलिश होगा? हाँ, आई मीन बुलिश नहीं कह सकते, बट रिलेटिवली पॉजिटिव होगा। तो आई थिंक यस, यही सेक्टर्स मेरे ख्याल से अभी भी सेफर सेक्टर्स हैं। और मार्केट्स जो है काफी गिर चुकी हैं और ओवरसोल्ड भी हैं। और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प कहीं भी रोल बैक कर ले अपने टैरिफ डिसीजंस को, या कुछ सडनली नया अनाउंसमेंट ले आए, तो ये जो ओवरसोल्ड सेक्टर्स है, जो ओवरसोल्ड जहाँ स्टॉक्स है जो काफी गिरे हैं वाले स्टॉक्स है, उनमें हायर रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी रहती है। वो हो सकता है रीबाउंड भी कर जाए। तो जो ट्रेडर्स है उनके लिए पैसा बनाने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि पर आपको एकदम ग्लूड रहना पड़ेगा स्टॉक्स और मार्केट्स के साथ, कि जहां अपॉर्चुनिटी मिली, जहां न्यूज चेंज हुई, तो न्यूज फ्लो पे काफी डिपेंड करेगा। वहां पे ये स्टॉक्स सडनली रिकवर बहुत शार्पली कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी गिर चुके हैं। पर ये सस्टेन्ड ग्रोथ फेज में नहीं होंगे, क्योंकि फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ और अनाउंसमेंट कर दें जो कि इंडिया पे और इन कंपनीज पे नेगेटिव हो, तो फिर ये काफी गिरने की गुंजाइश रखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो फ्लोज है म्यूचुअल फंड्स में, वो भी कम हो गए हैं, और कहीं कहीं पे नेट आउटफ्लोज भी दिख रहे हैं। तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहाँ पे लिक्विडिटी कम है, वहां पर गिरावट थोड़ी थोड़ी सेलिंग से ही हो सकती है। और जो म्यूचुअल फंड जहाँ पे रिडेम्पशंस आ रही हैं, वो ये अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे रिबाउंड हो सकता है वहां पर ये अपॉर्चुनिटीज में वो सेल भी कर दे। तो मेरे ख्याल से ये सस्टेनेबल रैली नहीं होगी, पर रैलीज बीच बीच में जरूर आ सकती हैं। पुनीता मैम, अगर रैलीज बीच बीच में आनी है तो सारा क्रेडिट यूएस को उसका नहीं दिया जा सकता। क्या आप ये क्रेडिट इस देश की कंपनीज को, यानी कि उनकी अर्निंग्स को दे सकते हैं, जो अगले 2 क्वार्टर्स में अगर हिम्मत करें तो थोड़ा शायद ठीक हो जाए? और दूसरा, क्या एक क्रेडिट आप बॉक्स में छुपा के रख दीजिए, वो क्या आप भारत सरकार को भी दे सकते हैं अगर कोई बोल्ड स्टेप लेते हैं एफआईज को लियोर या एफआईज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए? तो देखिए, भारत सरकार ने तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छे स्थिर पर लाकर रखी हुई है। हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन का डेटा आता है, बट एक तरफ से हम लोग के यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से काफी लिंक्ड है। हमारी यूथ, हमारी यंग पॉपुलेशन, वो उसी सब से हमारा कंजम्पशन का जो बेस है ग्रोथ का, वो बना हुआ है। तो हमारे अपने इकोनॉमी तो एक जो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत स्टेबल सिचुएशन में है।
तो ये तो मार्जिनल जो मैं बता रही हूँ, रिलेटिव एंड मार्जिनल शॉक्स जो आ रहे हैं बाहर से, वो हम लोग को ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करेंगे, पर हमारा अपना जो कोर है वो काफी स्टेबल है और वो बरकरार रहेगा। और वहां पर अर्निंग्स जो है, जो कंपनीज अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं, उनकी अर्निंग स्टेबल रह सकती है, वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। और अर्निंग्स डिपेंडेंट ऑफ कोर्स हम लोगों की जो ग्रोथ है स्टॉक मार्केट में भी, वैल्यूएशंस है, वो कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा होंगी। अगर आप देखें 2 साल पहले तो सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक या स्मॉल कैप सारे तरह के ऊपर जा रहे थे, अब आपको सिलेक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया के मैक्रोस को देखें तो वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है ये नज़रिया, लेकिन जब भी मार्केट्स में ऐसी गिरावट दिखती है तो यूजुअली एसेट एलोकेशन पर सबका फोकस रहता है। ऐसे में नए निवेशकों के लिए आपकी क्या राय होगी? स्पेशली प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो 25% की तेज़ी जो 2024 में दिखी थी, उसके बाद 10% की तेज़ी इस साल अब तक ऑलरेडी दिख चुकी है। तो ऐसे में एसेट एलोकेशन नए निवेशकों को किस तरह करना चाहिए? देखिए, मैं मेटल्स की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, ना गोल्ड को इतना क्लोजली फॉलो करती हूँ, बट हाँ, अभी डिवर्सिफाइड रहना चाहिए। अम, हम लोग के मॉडल्स काफी जैसे कि हाई रिस्क एनवायरनमेंट के सिग्नल्स दे रहे हैं, साथ साथ ओवरसोल्ड के भी सिग्नल्स दे रहे हैं, और साथ साथ डिवर्सिफिकेशन, चाहे चाहे बॉन्ड्स हो चाहे गोल्ड हो, उनमें भी डिवर्सिफिकेशन के सिग्नल्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो यस, सारे अपने आप सेविंग्स को सिर्फ इक्विटीज में नहीं डालना चाहिए, आपको डिवर्सिफाइड रहना चाहिए, कैश का भी एक कंपोनेंट रखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है वो हो सकता है नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इतने सारे जो आप देख ही रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूरोप, चाइना, ताइवान, ये सारे जो हैं ज्योग्राफिकल टेंशंस, इनसे कुछ वरीसम भी इसमें बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिव रहना बेटर रहेगा। पुनीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए, सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए शुक्रिया।